26/11 के हमले को हुए मात्र 1.5 साल ही बीता था। अचानक से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह पता चलता है कि उनके ही बीच में एक गद्दार बैठा हुआ है, एक जासूस बैठा हुआ है। जैसे ही ये खबर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों तक पहुंचती है, कहीं ना कहीं पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है और इस्लामाबाद में बैठे हुए सभी अधिकारी जांच के दायरे में आ जाते हैं। और ये पता चलता है कि वहां पर बैठी हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक आईएफएस अधिकारी वास्तव में एक जासूस का काम कर रही है पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में, ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में जो वास्तव में तो एक बहुत ही उच्च पद पर कार्यरत थी। वो अपने आप में एक सशक्त महिला थी, एक यूपीएससी के थ्रू सिलेक्टेड अधिकारी थी, परंतु बाद में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो जासूस बन गई। और इसी के बारे में आज की हमारी कहानी। तो हम बात कर रहे हैं माधुरी गुप्ता जी के बारे में। माधुरी गुप्ता 1980 के बैच की 1980 के दशक की एक आईएफएस बैच की अधिकारी थी। उन्होंने कई बड़े बड़े पदों पर मलेशिया, लाइबेरिया, इराक जैसे देशों में काम किया था और अपनी उर्दू की समझ के कारण इस्लामाबाद में पोस्टिंग पाई। हालांकि उनकी इस्लामाबाद में पोस्टिंग इसलिए की गई थी क्योंकि उनकी उर्दू पे पकड़ अच्छी थी, उनकी उर्दू की समझ अच्छी थी और उनका सूफीज्म में इंटरेस्ट भी ज्यादा था। तो यह सोच के उनको इस्लामाबाद में पोस्ट किया गया था कि अगर हमारे खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया में उर्दू में कोई डेवलपमेंट्स होते हैं या उनकी न्यूज़पेपर में न्यूज एजेंसीज में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, उनकी मीडिया कुछ प्रचार प्रसार करती है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकेगी और हमें अपडेट मिल सकेगी। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें पलट गई और जिस काम के लिए उनको रखा गया था ये उसके उलट काम करने लगे और भारत के खिलाफ ही जासूसी कर। दरअसल इनकी मुलाकात एक प्रेस जनरल की मीटिंग में एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम जमशेद था, जिसको जिम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर था और उनसे इनकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती आगे रिश्ते रिश्ते बढ़ाने लगती है, आगे इसका प्यार में बदल जाती है और ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे से जानकारियां साझा करने लगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जमशेद को 73 से भी ज्यादा ईमेल्स सेंड किए। शुरुआत में ये जानकारियां छोटी छोटी रहती थी, उसके बाद धीरे धीरे ये बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में भी भारत की जो खुफिया जानकारी थी वो देने लगी। यहाँ तक कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वहां कौन कौन एम्प्लॉय कार्य कर रहा है, उसकी पहचान क्या क्या है, उसके बायोमेट्रिक्स क्या क्या है, उसके बायोग्राफिक जो जो भी जानकारी है वो सारी भी उनको पहुंचाई गई। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में 310 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा था जिसको 2020 तक पूरा होना था, उसकी भी खुफिया जानकारी कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाई गई और ये सारा का सारा जो है काम पिछले 1 साल के अंदर अंदर हुआ। जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी मिलती है, इस्लामाबाद के सभी अधिकारियों को स्कैनर में लाया जाता है और 3 हफ्ते के भीतर यह पता चल जाता है कि वो जो गद्दार है, जो वो जासूस है, पाकिस्तानी जासूस जो हमारे बीच काम कर रहा है, वो कोई और नहीं, माधुरी गुप्ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि माधुरी गुप्ता को क्या कह के भारत बुलाया जाए, क्योंकि अगर उनको पहले से ही जानकारी इस बात की हो जाती तो कहीं ना कहीं वो देश वापस आने से कतराती और देश छोड़ के भागने का भी खतरा था। सरकार ने और हमारी एजेंसियों ने बड़ी चालाकी से उनको साल भूटान में होने वाली सार्क समिट के मैनेजमेंट के लिए वहां पर ब्रीफिंग करने के लिए बुलाया और 21 अप्रैल 2010 को वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती हैं और उस रात उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। उस रात वो अपने घर पर जाकर आराम करती हैं और अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिस में जाकर जैसे ही वहां पर मिलती हैं तो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम वहां पर तैनात थी और उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद करीब करीब 2 साल वो जेल में रखी जाती हैं और 2012 में उनका ट्रायल शुरू होता है। उनके ट्रायल में ये बात पता चलती है, ये खुलासा होता है और कई रिपोर्ट से कहती हैं कि उन्होंने इस बात को माना भी कि हाँ, शुरुआत में उन्होंने छोटी छोटी जानकारियां दी, बट धीरे धीरे उन्होंने ये जानकारियों की जो तादाद थी, जो जानकारियों की संख्या थी, उसको बढ़ा दिया और जो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे देश की, उसको भी पहुंचाने का काम वहां तक किया। उसके अलावा इन्होंने ये भी जानकारी दी कि उन्होंने जमशेद से शादी करने का भी फैसला किया था और इस्लाम को भी कबूल किया था और वो वहीं पर बसने का भी इरादा कर रही थी। उसके अलावा अगर और डिटेल में जाए तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपनी इस्लामाबाद की पोस्टिंग से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थी, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मन था कि मॉस्को की पोस्टिंग ली जाए और यहाँ तक कि जो उनके इनिशियल मेंटर थे वो भी ये चाहते थे कि उनकी पोस्टिंग इनिशियली जो है मॉस्को में की जाए, लेकिन वो मॉस्को में पोस्टिंग नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि डिस्ट्रेस था, एक मिसट्रस्ट था सरकार के अगेंस्ट
तो शायद इसके लिए भी वो मोटिवेट हुई। और तो वो मोटिवेशन कुछ भी रहा हो, बट कहीं ना कहीं जो देश की सबसे जरूरी और खुफिया जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, उससे कॉम्प्रोमाइज किया गया, वो जानकारी पहुंचाई। ये केस करीब 6 सालों तक दिल्ली हाई कोर्ट में चला और वर्ष 2018 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इनको 3 साल की सजा दे दी गई और इनकी मौत हो जाती है 2021 में राजस्थान के भिवानी। तो ये एक ऐसा केस है जो हमें बताता है कि अगर हम ज्योति मल्होत्रा की बात करते हैं, तो जो वो एक इन्फ्लुएंसर थी, वो व्यू के लिए काम कर रही थी, चलिए ठीक है, वो व्यू के लिए काम कर रही थी, हो सकता है उसको पैसे की प्रॉब्लम थी, उसने पैसे के लिए काम किया, जैसे भी काम किया, देश से गद्दारी की। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि इतना पढ़ा लिखा वर्ग, इतना प्रबुद्ध वर्ग, जो भारत के सबसे कठिन एग्जाम को पास करके आया, जब वो इस तरह के काम करता है और जब उसके द्वारा जानकारी लीक होती है, तो वो कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी ज्यादा खौफनाक हो सकती है, जो हमारे भारत को नुकसान। इसी तरह की कहानियों के लिए, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम रेगुलर इस तरह की कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे, इस तरह लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे कमेंट और शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।